बसंत की राजकुमारी। एक बार की बात है, मूनलो नाम के एक विशाल दैत्य जो चंद्रमा के ऊपर टहल रहे थे। अचानक उसकी नजर पृथ्वी की सुंदर देवी पर पड़ी जिसे टेरा कहा जाता था। मूनलो को तुरंत उससे प्यार हो गया। वो चंद्रमा से उतरकर पृथ्वी पर आया और वो टेरा के सामने झुक गया जैसे एक पेड़ फूल पकड़े हुए हो, और उसने उसे प्रस्ताव दिया। टेरा उससे बहुत प्रभावित हुई। वो हंसी। मूनलो ने उसका दिल जीत लिया। मूनलो ने जल्द ही सुंदर नदी के किनारे एक महल बनाया। ये धरती का सबसे सुंदर महल था। टेरा बहुत प्रसन्न थी। जल्दी ही टेरा और मूनलो के यहाँ बच्चे का जन्म हुआ और उसे आशीर्वाद देने आए महान देव ने राजकुमारी वसंत नाम की घोषणा की। टेरा और मूनलो बहुत प्रसन्न थे। जैसे जैसे सुंदर राजकुमारी बसंत बड़ी होती गई, उसके कई प्रेमी आए, लेकिन उसने उनमें से किसी को पसंद नहीं किया। वो अपनी माँ के साथ अपने प्यारे महल में रहकर खुश थी। एक दिन सूर्य के देव सनशाइन उसे देखने के लिए आए। तब राजकुमारी बसंत ने उन्हें देखा और वो चकित रह गई, क्योंकि सनशाइन सबसे सुंदर देव थे जिसे उसने अब तक देखा था। नमस्कार सुंदर राजकुमारी वसंत, मेरा नाम सनशाइन है और मैं आपके पास शादी में आपका हाथ मांगने आया हूँ। राजकुमारी बसंत एक बार फिर उदास हो गई। ओह शक्तिशाली सनशाइन, मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकती क्योंकि मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपसे माफी मांगती हूँ। सनशाइन चला गया और अगले दिन जब सूरज निकला तो सनशाइन फिर महल में आ गया। हे सुंदर राजकुमारी वसंत, कृपया बाहर आएं। उसकी आवाज सुनकर राजकुमारी बसंत एक बार फिर बाहर आई। ओह, आपको देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। और मुझे भी आपको देखकर खुशी हुई और मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। तुम्हारे माता के प्रति प्रेम को भी समझता हूँ, इसलिए मैं एक प्रस्ताव लेकर आया हूँ। और वो क्या होगा? मुझसे शादी करो, मेरे साथ मेरे राज्य में आओ, 9 महीने मेरे साथ रहो और बाकी 3 महीने अपनी माँ के पास। राजकुमारी बसंत मुस्कुराई क्योंकि उसे सनशाइन का प्रस्ताव काफी पसंद आया था। वो मान गई और तुरंत ही उनकी शादी हो गई। शादी के बाद उसने अपने माता पिता से विदाई ली और वो सनशाइन के साथ चली गई। शादी के कुछ दिनों के बाद में मूनलो टेरा के पास आया। हे प्रिय, मुझे लोगों की देखभाल के लिए राज्य वापस जाने का समय आ गया है। लेकिन मेरे बारे में क्या? मैंने हमेशा तुम्हें मेरे साथ आने के लिए कहा है, लेकिन तुम कभी नहीं आती। तुम अपना महल नहीं छोड़ना चाहती हो। हाँ, मैं पृथ्वी को नहीं छोड़ना चाहती। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। मूनलो चले गए। टेरा बिल्कुल अकेली थी। जैसे ही वो एक घने जंगल में पहुंची, उसने वहाँ से बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन वहाँ उसे ठंड दिखाई दी। स्वागत है टेरा, अपने क्षेत्र से बाहर आने में थोड़ा समय ले लिया। तुम कौन हो? बहन, क्या तुम मुझे नहीं पहचानी? मैं ठंड हूँ। चलो, बहुत समय हो गया। मैंने भी तुमसे कुछ अधिक ही सोच लिया। मैं तो यहाँ आई हूँ तुम्हारी रक्षा के लिए। चलो, जम जाओ। टेरा तुरंत बर्फ से ढक गई और वो जम गई। अब ये धरती मेरी है। और शीघ्र ही पृथ्वी बर्फ से ढक गई। इस बात की जानकारी मूनलो को उसके मंत्री ने दी। उन्होंने तुरंत अपने मंत्री से सनशाइन के साथ एक गुप्त बैठक की व्यवस्था के लिए कहा। सर, आपको गुप्त रूप से सनशाइन से मिलना चाहिए ताकि फ्रोस्ट को पता ना चले। सही कहा। बुद्धिमान मंत्री ने एक विचार सुझाया और उसके बाद मूनलो ने सूर्य और पृथ्वी को आमने सामने कर दिया और इससे ग्रहण लगा। मूनलो ने सनशाइन और वसंत से बातचीत की और उन्हें सब कुछ समझाया। सनशाइन को गुस्सा आ गया। मैं गर्मी से पाला पिघला दूंगा। मूनलो ने हाँ कहा और फिर वो रास्ते से हट गया। सनशाइन ने ठंड पर अपना प्रकोप फैलाया और जल्दी ही सारी बर्फ पिघलने लगी। ये क्या हो रहा है? सूर्य की किरणें बहुत शक्तिशाली थी।
वो तुरंत समझ गई कि ये सनशाइन है। ठीक है, रुको। मैं तब तक नहीं रुकने वाला जब तक आप टेरा को मुक्त नहीं कर देते। मैं करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। उसे आजाद करो या मैं तुम्हें पिघला दूंगा। कोई शर्त नहीं है। अच्छा, तो आगे बढ़ो। मुझे पिघलाने से पूरी पृथ्वी पर बाढ़ आ जाएगी और इसे ठीक होने में बहुत समय लगेगा। सनशाइन स्तब्ध रह गया। वो सही है, उससे पूछें कि वो क्या चाहती है। सनशाइन गुस्से से भड़क उठा। मैं अभी चली जाती हूँ, लेकिन जब हर साल राजकुमारी बसंत चंद्रमा पर चली जाएगी, तब पृथ्वी पर मेरा राज्य होगा, पूरे 9 माह के लिए। ये सही नहीं है। 9 महीने का ठंडा तापमान धरती को नुकसान पहुंचाएगा। मेरे पास उसे देने के लिए क्या बचा होगा? ठीक है, तो फिर 7 महीने। आपको क्या लगता है हमारा बेटा मानसून के कारनामों के लिए कहाँ जाने वाला है? हमने उसे हर साल 3 महीने के लिए नानी के घर भेजने का फैसला किया है, ताकि वो पृथ्वी के बारे में कुछ सीख सके और बारिश कर सके। ओहो, ये क्या? फिर एक शिशु? ये बच्चा सनशाइन और प्रिंसेस स्प्रिंग का बेटा है। ठीक है, 4 महीने और यही 2 महीने। रुको तुम दोनों, देखो मेरी माँ एक मूर्ति की तरह बन गई है। बस 3 महीने, बस 3 महीने। अब हर साल सिर्फ 3 महीने तुम्हें मिलेंगे, या फिर छोड़ दो। अच्छा ठीक है, मैं तुम सबको अगले साल देखूंगी। इतना कहकर वो गायब हो गई। राजकुमारी बसंत एक बार फिर पृथ्वी पर पहुंच गई और पृथ्वी सुंदर लगने लगी। टेरा से बर्फ पिघल गई और वो एक बार फिर मुक्त हो गई। माँ, मैंने एक बेटी को जन्म दिया है। वो बारिश का महारथी बनने जा रहा है। हमने उसका नाम मॉनसून रखा है और वो हर साल 3 महीने के लिए आपसे मिलने आएगा। ओह, कितना बढ़िया। मैं बहुत प्रसन्न हूँ मेरी बच्ची। और इसीलिए हर साल राजकुमारी बसंत 3 महीने के लिए टेरा की यात्रा के लिए आती है और पृथ्वी खिल जाती है। तब सनशाइन बसंत को लेने के लिए आते हैं और उनके साथ धरती पर ग्रीष्म ऋतु आती है। और फिर मानसून घूमने आता है और 3 महीने बारिश बरसाता रहता है। और फिर जब वो चला जाता है तो ठंड साल के आखिरी 3 महीनों में उसके साथ आती है और सर्दी होती है। और टेरा, उसने सभी मौसमों को प्यार से अपने गले लगाया और उनके साथ पृथ्वी फलने फूलने लगी। कहानी समाप्त हुई। If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment. बहुत समय पहले एक राजा रहता था जो एक बुरे जादू के कारण बहुत बीमार पड़ गया था। सिर्फ एक ही चीज थी जो उसे बचा सकती थी, और वो चीज थी खरगोश के बिल की मिट्टी, और वो भी कम से कम 10 साल पुरानी। इसे खोजना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन उसे खोजा जाना था। मैं इसे खोजने के लिए दुनिया के अंत तक जाऊंगा। राजकुमारी खरगोश के बिल को खोजने के लिए जंगल में निकल पड़ा। बहुत देर तक वो यहाँ वहाँ दौड़ता रहा, लेकिन कोई भी खरगोश उसे दिखाई ही नहीं दिया। तभी अचानक एक खरगोश ने उसका रास्ता काटा और उसने देखा कि खरगोश ने एक गुफा में प्रवेश किया है, लेकिन वो गुफा एक दुष्ट दानव की थी। अब हमारे यहाँ कौन है? एक राजकुमार है। मेरी गुफा में प्रवेश करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे खरगोश के बिल से मिट्टी चाहिए। कृपया मुझे वो लेने दें। मेरे पिता का जीवन इस पर निर्भर करता है। क्या मैं मूर्ख हूँ जो तुम्हें जाने दूं? तुम कहीं नहीं जा रहे हो। दानव ने राजकुमार को पिंजरे में डाल दिया। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो कृपया। 2 दिन तक राजकुमार पिंजरे में रहा। उसने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं निकल पाया। वो अपने प्यारे पिता की चिंता में डूबा था। दूसरी रात अचानक पिंजरा खुल गया। राजकुमार एक अजीब सी रोशनी में था और उसने एक लड़की को देखा जो शायद पूरी दुनिया में सबसे चमकदार थी। मैं वो खरगोश हूँ जिसका पीछा किया था। दैत्य ने मुझे ऐसा कर दिया था
कि मैं दिन में खरगोश बन जाती हूँ और रात में राजकुमारी। मैं अपनी असली रूप को फिर से प्राप्त कर लेती हूँ। दैत्य बाहर है, उसके वापस आने से पहले भाग जाओ और अपने पिता के लिए खरगोश के बिल की मिट्टी ले जाओ। अभी जाओ। धीमी आवाज में फिर से बताओ। वो जायंट अभी भी बाहर है। तुम चाहती हो मैं भाग जाऊं? हाँ इससे पहले कि वो आ जाए? बिल्कुल। मैं तुम्हारी कुछ मिट्टी ले जाऊं? अभी के लिए इतना जानना बहुत है। तुम 10 साल की हो? हाँ। खरगोश के रूप में 10 साल? हाँ। ठीक है, धन्यवाद। दीजिए। लो। कितना? थोड़ा सा और हाँ, मुझे बताओ मैं तुम्हारी कैसे सहायता कर सकता हूँ? क्या तुम्हें खरगोश ही रहना है? नहीं, मैं ठीक हूँ। हाँ बिल्कुल, मुझे मदद चाहिए होगी। ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ? अभी के लिए ये सब छोड़ो। जब तुम्हारे पिता सही हो जाएं और तुम बाहर आओ तो मेरे लिए भी कोई तरीका निकाल लेना। अभी जाओ। वो सब काफी धुंधली दिशाएं दिखती हैं, पर मैं अच्छा घुमंतु हूँ। ठीक है, मिलते हैं फिर कभी। अब जाओ। राजकुमार ने वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया। उसने महल में आकर अपने पिता की जान बचाई और फिर जैसा कि राजकुमारी ने कहा था, वो फिर से दुनिया घूमने के लिए निकल पड़ा। पिताजी, अब जब आप ठीक हो, मुझे आपको एक कहानी बतानी है। वो मिट्टी याद है जो आपको खिलाई थी आपके ठीक होने से पहले? वो मुझे एक खरगोश नहीं, बल्कि वो खरगोश एक राजकुमारी था। उसे श्राप मिला था कि वो दिन के समय में खरगोश बन जाएगी और मुझे आपको छोड़कर जाना होगा। बिना किसी निर्धारित निश्चय के मुझे घूमना है और जब तक वो मिलती नहीं, और बस यहीं पर मैं उसे ढूंढ लूंगा। मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक हो। कुछ मिट्टी फ्रिज में रखी है। बेटे, मैं समझता हूँ, फिर भी तुम्हारा धन्यवाद कि खरगोश ने मेरी जान बचाई। मैं आपको उसकी मदद करने के लिए अनुमति देता हूँ, जो आप करना चाहें। और मुझे लगता है कि मैं इसे करना चाहूंगा जैसे एक सामान्य युवा। पता नहीं घूमने में कितना समय लगेगा और मैं इसमें कौन सा काम सीख सकता हूँ, और शायद ये हो सकता है एक व्यावसायिक काम। बहुत अच्छे, और विजय तुम्हारी हो। इसीलिए राजकुमार ने एक साधारण युवा के रूप में महल छोड़ दिया। वो बहुत दूर गया। जब एक रात वो एक सराय में मछुआरे से मिला। अरे नवयुवक, आपको पहले नहीं देखा है, यहाँ नए हो? हाँ, मैं काम सीखना चाहता हूँ। मेरा मतलब है काम तुम्हारे जैसा करना चाहता हूँ। तो मेरे साथ क्यों नहीं आते? मैं तुम्हारे मजबूत हाथों से मदद ले सकता हूँ मछुआरा बनने के लिए। हाँ। तो राजकुमार मछुआरे के साथ गया और मछली पकड़ने का काम सीखा। कुछ दिनों के बाद जब काम खत्म हुआ तो मछुआरे ने कहा, ये जाल मुझे एक जादूगर ने दिया था, इससे कोई नहीं बच सका। आप इसे साथ ले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसीलिए राजकुमार आगे बढ़ गया। जब वो भूखा था तो उसने मछली पकड़ी और जब उसे पैसों की आवश्यकता थी उसने मछलियाँ बेच दी। वो एक नए राज्य में पहुँचा जिसका महल रात में 1000 तेज रोशनी से जगमग था। उसने इसके बारे में लोगों से पूछा। सुनो भाई, मैं यहाँ नया हूँ, कृपया बताएं कि इस महल को क्यों सजाया गया है? ये महल तो हर रात ही सजता है। राजा अपनी बेटी की सुंदरता पर बहुत गुरूर करता है और राजा ने तो ये चुनौती भी दी है कि आए जो उसकी बेटी से ज्यादा चमकदार हो। सिर्फ सुंदरता पर इतना जोर क्यों? ये तो बस एक पिता का गर्व है। ओह अच्छा। राजकुमार राजा के दरबार में गया। महारानी, मैं एक युवती को जानता हूँ जो कि सूर्य मैं जानता हूँ। मैंने देखा, वो दिखती है, वो सुंदर और चमकीली, जो स्वयं चमकती है सूर्य की तरह। कृपया मुझे क्षमा करें महारानी, मैं एक युवती को जानता हूँ जो सूर्य की तरह चमकती है। मछुआरे, तुम उसे 1 सप्ताह में यहाँ लेकर आओ। हाँ,
बहुत अच्छे। तो राजकुमार वापस जंगल चला गया और दैत्य की गुफा में जाने का रास्ता खोजा। वो गुफा में घुस गया। उन दोनों का बहुत झगड़ा हुआ और उसने दैत्य को अपनी जाल में कैद कर लिया और ऐसे दैत्य कैद हो गया। राजकुमार ने राजकुमारी को छुड़ाया और दोनों गुफा से बाहर आ गए। राजकुमार ने राजकुमारी को राजा और उसकी बेटी के बारे में सब कुछ बताया। हमने तुम्हें बचा लिया है, अब हमें दूसरी राजकुमारी की मदद करनी होगी। वो अपने पिता के सुंदर वाले नजरिए से परेशान आ चुकी है। तुम्हें उस सजे हुए महल को भी देखना चाहिए। क्या कहते हो? ठीक है, मैं समझ गई। सुनने में तो अच्छा है, चलो करते हैं, आगे बढ़ो। तो फिर आखिरकार ये दैत्य का खरगोश वाला जादू सदा के लिए आखिर टूट कैसे सकता है? तोड़ा जाए वो भी हमेशा के लिए। अगर मैं सोने की धूल से जाऊं तो इस जादू को तोड़ा जा सकता है। महिला या खरगोश की तरह? मुझे नहीं लगता कि क्या करना होगा। तुम्हारे पास कितना समय है? इसीलिए उन्होंने राज्य की यात्रा की। कहाँ है वो लड़की जो मेरी बेटी से ज्यादा खूबसूरत है? महाराज, उसे दिखाने के लिए आपके खजाने से कुछ सोने की धूल चाहिए। वो कुछ इस तरह की बोतलें होंगी। प्स, 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 प्स। राजा चमकती हुई राजकुमारी को देखने के लिए बहुत बेचैन था। उसने इसका आदेश दिया। इन्हें सोने की धूल दी जाए। हाँ, धूल नली में डलनी चाहिए उड़ाने के लिए हवा में, ताकि सब कुछ सुनहरा सा लगने लगे। ये सबसे खूबसूरत राजकुमारी की प्रस्तुति है। महाराज, ये सोने की धूल के साथ समय भी बर्बाद कर रहा है। अगर ऐसा है तो उसको इसके लिए भुगतान करना पड़ेगा। तो फिर सोने की धूल को पाइपों में भर दिया गया और पहरेदारों ने उसे उड़ा दिया, जिससे सोने की मोटी सी धुंध तैयार हुई। तभी राजकुमारी आ गई। वो सुनहरी धुंध से बाहर निकली। उसका जादू आखिरकार टूट गया और पूरा दरबार उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया। प्रिय, आप वास्तव में दुनिया की सबसे चमकदार महिला हैं। देखिए पिताजी, अब तो आप मेरी सुंदरता का ये उत्सव बंद कर दें। मुझे खेद है प्रिय। राजकुमार ने राजा को सारी बातें बताई। राजा ने राजकुमार के राज्य में वापस जाने की व्यवस्था की, जहाँ उनका विवाह हुआ और वो हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगे। दैत्य ने उन्हें फिर कभी परेशान नहीं किया, लेकिन वो सावधान थे कि वो कभी भी उसकी गुफा के पास न जाएं। कहानी समाप्त हुई। दूर एक राज्य में एक रानी बहुत सुंदर थी कि 3 लोकों में ऐसी सुंदरता कभी नहीं देखी थी। रानी और राजा खुशी खुशी रहते थे और अपने राज्य पर शासन करते थे। उनकी एक बेटी थी, लेकिन उनका बड़ा दुर्भाग्य हुआ क्योंकि रानी बहुत बीमार हो गई। हर उपाय और हर दवा दी गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और जल्दी ही वो मर गई। राजा का दिल टूट गया। रानी की अंतिम इच्छा थी कि राजा को कोई उतनी ही सुंदर मिले जितनी वो रानी बनने के लिए सुंदर थी। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता प्रिय, लेकिन मैं चुप हूँ। इससे पहले कि राजा अपनी बात समाप्त कर पाता, रानी जा चुकी थी। राजा उससे बहुत प्यार करता था और वो दूसरी शादी के लिए तैयार नहीं था। लेकिन एक दिन उसके पास दरबारी आए। महाराज, प्रजा को रानी चाहिए। तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं बूढ़ा पुनर्विवाह नहीं करना चाहता और किसी को उसके जैसा सुंदर खोजना असंभव है। राजा को नहीं पता था कि उसे क्या करना है, लेकिन एक दिन उसकी बेटी उसके पास आई और उसने महसूस किया कि वो बिल्कुल अपनी माँ की तरह दिखती है। वही सुनहरे बाल, वही स्वर्गीय सुंदरता। राजा के मन में एक विचार आया और उसने एक निर्णय लिया। अंत में उसने अपनी मरती हुई पत्नी से जो वादा किया था वो पूरा करेगा। राजा ने अपने दरबारियों को दरबार में बुलाया। हमारे राज्य की नई रानी होगी मेरी बेटी। वो रानी के रूप में शक्ति जुटाएगी और उसका विवाह प्रधानमंत्री के पुत्र से होगा, जो मेरे जाने के बाद राजा बनेगा। राजकुमारी खुश नहीं थी। पिताजी, ये क्या है? ये तुम्हारी माँ की इच्छा थी प्रिय। किसी ऐसे व्यक्ति से शादी कैसे कर सकती हूँ जिसे मैं जानती नहीं हूँ? मैंने फैसला ले लिया है। ठीक है, लेकिन मेरी 4 इच्छाएं हैं। अवश्य मेरी प्रिय। मुझे 3 कपड़े चाहिए। एक सूर्य के समान सुनहरा, एक चांद के समान चांदी सा और तीसरा तारों की तरह चमकीला।
और अंत में जंगल से एक फूल, एक पक्षी या जानवर को नुकसान पहुंचाए बिना हजारों चीजों से बना हुआ एक कोट। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। इसीलिए राजा ने राज्य के सबसे अच्छे बुनकरों को बुलाया और उन्हें कपड़े बुनने के लिए कहा। सैनिकों ने कोट के लिए सामग्री एकत्रित की। प्यारी बेटी, जो तुम चाहती थी वो बन गया है और अखरोट के खोल में डाल दिया गया है। आपकी शादी का समय आ गया है। लेकिन पिताजी, मैं किसी ऐसे व्यक्ति से कैसे शादी कर सकती हूँ? तुमने वादा किया था बेटी, अब अपनी बात पर अड़िग रहो ताकि मैं वचन पूरा कर सकूं। पिताजी, माँ का क्या मतलब था जब उन्होंने कहा प्यार लोगों को सुंदर बनाता है? बस तुम कल शादी करोगी। राजकुमारी ने महल से भागने का फैसला किया। उसने अपने पिता के लिए एक पत्र छोड़ा। मुझे माफ करें पिताजी, लेकिन एक दिन आप समझ जाएंगे। राजकुमारी हर जगह घूमती गई। वो जंगलों में घूमी, कई राज्यों में गई जिन्हें वो नहीं जानती थी। एक दिन थकी हुई वो एक खोखले पेड़ के अंदर गई और वहीं सो गई। वहाँ से उस देश का राजा गुजरा। महामहिम, एक पेड़ के खोखले के अंदर एक अजनबी है। उसने अलग सा लबादा पहना हुआ है। बहुत अच्छा, उसे महल में लाओ। सैनिकों ने राजकुमारी को जगाया। राजकुमारी को महल में ले जाया गया, जहाँ उसे रसोई का काम दिया गया। एक दिन राजा की दावत थी। सारे काम करने के बाद राजकुमारी ने रसोई से पूछा, श्रीमान, सारा काम हो गया है, क्या अब मैं जाकर नृत्य देख सकती हूँ? बिल्कुल ठीक, आधे घंटे में वापस आओ। धन्यवाद, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। राजकुमारी दौड़कर अपने कमरे में चली गई। वो तैयार हो गई और उसने अपने अखरोट से सूरज की तरह चमकने वाली पोशाक पहन ली और उसने अपने सुनहरी बाल भी खोल दिए। फिर वो नृत्य में चली गई। जैसे ही उसने प्रवेश किया, हर कोई उसकी आश्चर्यजनक सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया। राजा ने उसके साथ नृत्य किया, लेकिन जब आधा घंटा हो गया तो राजकुमारी गायब हो गई। वो वापस चली गई थी रसोई में काम करने के लिए। सुनो, पहले राजा के लिए सूप तैयार करें। जी श्रीमान। तो राजकुमारी ने राजा के लिए सूप तैयार किया और उसने अपनी सोने की अंगूठी भी कटोरे में डाल दी। सूप पकाया और परोसा गया। राजा ने रसोइये को बुलाया। ये सूप आपने बनाया? इसमें आमतौर पर होने वाला स्वाद नहीं है, क्योंकि ये सूप उन सूप से अच्छा है जिसे मैंने पहले चखा है। ये मेरी रसोई से, और ये उस लड़की ने बनाया। जब राजा ने सूप खत्म किया तो कटोरे के नीचे सोने की अंगूठी मिली। तब रसोइये ने राजकुमारी को बुलाया और राजा ने उसे वो अंगूठी दिखाई। क्या ये तुम्हारा है? मेरी जैसी कोई गरीब लड़की के पास ऐसी अंगूठी कैसे हो सकती है महाराज? तुम्हें देखकर मुझे किसी की याद आ गई। तुम्हारा सूप स्वादिष्ट था, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया महाराज। कुछ दिनों के बाद में महल में एक और नृत्य संध्या आई। एक बार फिर राजकुमारी ने रसोइये से नृत्य देखने की इच्छा की। इस बार उसने चांदी की तरह अपनी पोशाक पहन ली और फिर राजा ने उसके साथ नृत्य भी किया। लेकिन जैसे ही आधा घंटा हुआ वो गायब हो गई और फिर से एक बार रसोई की लड़की बन गई। इस बार राजकुमारी ने अपना सोने का हार सूप के कटोरे के नीचे डाल दिया और राजा के पास भेज दिया। ओह, ये सूप अब तक का सबसे अच्छा सूप है। ये क्या है? एक हार? उस लड़की को एक बार फिर से भेजो। एक बार फिर राजकुमारी वहाँ पहुँची। क्या ये तुम्हारा है लड़की? मेरे जैसी गरीब रसोई की लड़की के पास ऐसा हार कैसे हो सकता है? राजा रहस्यमय रसोई की लड़की और नृत्य पर मिली लड़की के बारे में सोचकर परेशान हो गया। इसीलिए जब अगली नृत्य संध्या का समय आया तो उसने फैसला किया कि वो सच्चाई का पता लगा लेगा। श्रीमान, सारा काम हो गया है, क्या अब मैं जाकर नृत्य देख सकती हूँ? ठीक है। राजकुमारी ने अपनी पोशाकों में से सितारों की तरह चमकदार पोशाक पहनी और नृत्य में आ गई। राजा ने उसके साथ नृत्य किया और सूप में पहले दिन मिली अंगूठी उसकी उंगली में चुपके से सरका दी। राजकुमारी को पता भी नहीं चला। राजा ने जोर देकर कहा कि राजकुमारी थोड़ी देर और रुक जाए, लेकिन राजकुमारी को देर हो चुकी थी। आधा घंटा बीत गया था और वो जल्दी से गायब हो गई। देर होने के कारण उसने हाथ में पहनी अपनी अंगूठी को भी नहीं देखा। ऐसा ही इस बार भी हुआ। उसने अपनी सोने की चूड़ियाँ सूप के कटोरे में डाल दी और राजा को परोस दी।
राजा ने रसोइये को बुलाया। जब वो वहाँ पहुँची तो उससे चूड़ियों के बारे में पूछा तो राजकुमारी ने कहा, मेरी जैसी गरीब रसोई की लड़की के पास ऐसी चूड़ी कैसे हो सकती है महाराज। राजा ने उसके हाथ में वो अंगूठी देखी। वो गहरे विचार में था। मैं रसोई वाली लड़की के साथ नाच रहा हूँ। उसने उससे पूछा कि उसने ये सब नाटक क्यों किया। इस बार उसने अपने पिछले जीवन के बारे में सब कुछ बता दिया। राजा चकित होकर बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे परवाह नहीं कि तुम रसोई की लड़की हो। मुझे तुम्हारा खाना पसंद है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं करूँगी। मैं जीवन भर ऐसा ही खाना खाऊंगा। अंत में उसने राजा से विवाह किया और उन्होंने शाही शादी के लिए खाना बनाने में भी मदद की और शाही रसोइया भी मंत्री बन गया। अब मैं आपको कहूँगा राजा और रानी। राजकुमारी के पिता को भी शादी में आमंत्रित किया गया और उन्हें भी वो मिठाइयाँ दी गईं जो वहाँ पर बनी थी। और फिर ये जोड़ा खुशी खुशी रहने लगा। कहानी समाप्त हुई। माँ रहती थी, उसे एक सुंदर बेटी थी। जब राजकुमारी बड़ी हुई तब उसकी शादी एक राजकुमार से तय हुई। वो जिस राज्य में रहता था वो बहुत दूर था। माँ, क्या ये मुझे करना पड़ेगा? हाँ मेरी प्यारी राजकुमारी, मैंने राजकुमार को वचन दिया है कि तुम मुझसे ही शादी करोगी। लेकिन मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब कब बुलावा आ जाए क्या पता। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा पति तुम्हारी हिफाजत करे। ऐसा मत करो ना माँ। ठीक है, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम अकेली जाओ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ एक दासी भेजती हूँ। और हाँ फलदा, तुम्हारा घोड़ा तैयार है क्या? हाँ माँ, हम जाने के लिए तैयार हैं। एक बात याद रखो, वो फलदा मेरे साथ ईमानदार है और मुझे यकीन है कि वो मुझे तुम्हारे साथ घटने वाली हर घटना बताएगा। मैं जानती हूँ, तुम चिंता मत करो। फिर रानी और उसकी बेटी महल के बाहर गए। वहाँ दासी और घोड़ा उनका इंतजार कर रहे थे। अब चलो दासी। जैसी आपकी आज्ञा राजकुमारी। चलो, अलविदा। दासी बहुत दुष्ट थी। उसे राजकुमारी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसे खुद को एक दिन राजकुमारी बनने के सपने आते थे। राजकुमारी और दासी दोनों अपने अपने घोड़े पर चढ़ी और उन्होंने महल छोड़ा। काफी घंटों के सफर के बाद राजकुमारी को बहुत जोर से प्यास लगी और उसने दासी से कहा, दासी, उस झरने से थोड़ा पानी लेके आओ ना। अगर तुम्हें प्यास लगी है तो घोड़े से उतरो और झरने पर झुककर खुद पानी पियो। राजकुमारी विनम्र थी। वो घोड़े से नीचे उतरी और झरने के पास जाकर झुक के पानी पीने लगी। उसके बाद वो वापस घोड़े पर आके बैठी। फिर दासी ने कहा, अब से मैं तुम्हें आज्ञा दूंगी और तुम उसका पालन करोगी। चलो अपने कपड़े मुझे दो और तुम मेरे कपड़े पहनो। अब से मैं राजकुमारी हूँ और तुम मुझे वचन दो कि ये बात किसी से नहीं बताओगी, वरना बहुत पछताओगी। मैं वचन देती हूँ। दासी ने फिर राजकुमारी के कपड़े पहन लिए और उसी के घोड़े पर जाकर बैठी। घोड़ा बहुत समझदार था। उसे मालूम था राजकुमारी कौन है। उसने दासी के हुक्म को नहीं माना। फिर वो राजमहल पहुंचे। राजकुमार उन्हें सामने से मिलने आया। मेरे महल में आपका स्वागत है, प्यारी राजकुमारी। ये लड़की कौन है? ये मेरी दासी और सहयोगी है, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं है। वैसे आपके पास अगर इसके लिए कोई काम हो तो बताइए। वैसे मेरे पास एक कोनार्ड नाम का लड़का है जो हंस संभालने का काम करता है। ये उसकी मदद कर सकती है। और हाँ, इस घोड़े को मार डालिए। क्या क्या क्यों? ये तो अच्छा घोड़ा लग रहा है। इसकी वजह से आज रास्ते पे मैं मरने ही वाली थी। असल में दासी को पता था कि फलदा बोल सकता है और शायद वो राजकुमार को बता देगा कि उसने किस तरह असली राजकुमारी के साथ बर्ताव किया है। मैं घोड़े को मार नहीं सकता, उसके बदले मैं उसे कैद खाने में डाल देता हूँ। शुक्रिया। नहीं। घोड़े को ऐसी जगह कैद कर लिया गया कि वो वापस कभी न दिखे। दूसरे दिन दासी राजकुमारी से मिलने गई। तुम अब अपने घोड़े को कभी नहीं देख पाओगी। तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो? तुम अपना काम करो, नहीं तो मैं राजकुमार को बता दूंगी कि मुझे तुमसे भी छुटकारा चाहिए। फिर दासी वहाँ से चले गई
और राजकुमारी रोने लगी। अचानक एक बूढ़ा आदमी आया और उसने कहा, चिंता मत करो, मैं जानता हूँ तुम्हारा घोड़ा कहाँ है। उसे जहाँ रखा है वहाँ तुम्हें ले चलता हूँ। धन्यवाद बाबा। ये सारी बातें कोनाट झाड़ियों के पीछे छुपकर सुन रहा था और उसने सोचा, ये गुप्त बात लगती है। मैं भी वहाँ जाऊंगा। हो सकता है शायद महाराज को भी इसकी जानकारी होना जरूरी होगा। सेवक राजकुमारी को घोड़ा दिखाने ले जा रहा था। कोनाट छुपकर उसका पीछा कर रहा था। हम पहुँच गए, लेकिन अब तुम्हें सावधान रहना होगा। जी बिल्कुल। फिर वो बूढ़ा वहाँ से गया और राजकुमारी अंदर गई जहाँ घोड़े को रखा गया था। कोनाट भी उसके पीछे गया। जैसे उसने घोड़े को देखा उसने खुद से कहा, बेचारा फलदा, कैसे रखा है तुम्हें? बेचारी राजकुमारी, तुम भी तो दुखी हो। ये अगर तुम्हारी माँ को पता चला तो उन्हें कितना दुख होगा। कोनाट ये देखकर चकित ही रह गया कि घोड़ा भी बात करता है। बाप रे, मैं पागल हो गया हूँ या ये घोड़ा सच में बोल रहा है? ये बात राजा को बतानी होगी, लेकिन वो मुझ पे यकीन करेंगे? पता नहीं, लेकिन थोड़ा सोचना पड़ेगा। वो ये सब सोच रहा था तभी राजकुमारी चली गई। दूसरे दिन सुबह रोज की तरह सब कुछ सामान्य था। राजकुमारी अपने बाल बना रही थी जो सोने के थे। कोनाट उसका बाल लेना चाहा। कोनाट, मुझे परेशान मत करो, छोड़ो मेरे बाल। लेकिन तुम्हारे बाल कितने अच्छे हैं, मैं बनाऊं तुम्हारे बाल? नहीं, रुको, कहा ना कोनाट। लेकिन मुझे तुम्हारे कुछ बाल चाहिए। छोड़ो मुझे। राजकुमारी चिल्लाई और उसने हवा को आदेश दिया, आ जाओ हवा। कोनाट की टोपी हवा में ले जाओ, दौड़ाओ इसे इधर से उधर, जब तक मैं अपने बाल न बना लूं। फिर कुछ ऐसी हवा चली कि कोनाट की टोपी गांव से बाहर उड़ गई और उसे उसके पीछे दौड़ना पड़ा। जब वो वापस आया तब राजकुमारी अपने बाल बना चुकी थी। फिर कोनाट को बहुत गुस्सा आया। वो सीधे राजा के पास चला गया। मेरे महाराज, मुझे उस लड़की के साथ नहीं रहना, मुझे डर लगता है। वो तो एक मासूम लड़की है, तुम्हें उससे डर क्यों लगता है? नहीं महाराज, मुझे लगता है कि वो एक डायन है, अब एक बुरी डायन। डायन? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? चलो मुझे सब बताओ। जी महाराज, मैंने उस दिन उस घोड़े को बात करते हुए सुना और कोनाट ने राजा को राजकुमारी और उसके घोड़े के बारे में बताया और ये भी बताया कि उसने उसकी टोपी कैसे हवा में उड़ाई। अब घर जाओ कोनाट, बाकी सब मैं संभालता हूँ। दूसरे दिन जहाँ पे फलदा को रखा गया था वहाँ राजकुमारी के आने तक महाराज छुपकर बैठ गए। सुप्रभात प्यारे फलदा। सुप्रभात प्यारी राजकुमारी। अगर ये सब तुम्हारी माँ को पता चला तो उन्हें बहुत दुख होगा। राजा ने उनकी सारी बातें सुनी और उसने ये भी देखा कि कोनाट कैसे उसे परेशान करता है और फिर कैसे उसकी टोपी हवा में उड़ती है। फिर किसी को भी दिखे बिना वो वापस चले गए। दूसरे दिन उन्होंने राजकुमारी को बुला लिया। कुछ बात करनी है क्या महाराज? हाँ, मुझे सच बताओ, क्या तुम्हें कोई परेशानी है? मतलब मैं तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, मुझ पे भरोसा करो। अब राजकुमारी फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपना मन राजा के पास हल्का किया। उसने उन्हें सब कुछ बता दिया। राजा ने सब कुछ ध्यान से सुना और कहा, मेरी प्यारी बच्ची, मुझे लग ही रहा था कि कुछ गड़बड़ है। तुम्हारी दासी आयशा सजा की हकदार है, उसे कैद खाने में होना चाहिए हमेशा के लिए। राजकुमार तुमसे शादी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज, लेकिन मेरे घोड़े का क्या? उसकी चिंता मत करो, उसे छोड़ देंगे। दूसरे दिन शादी का जश्न महल में हुआ। खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। फिर वो नवविवाहित जोड़ा हमेशा के लिए हंसी खुशी रहने लगा। समाप्त। बार की बात है, शाही परिवार में 2 भाई रहते थे जिन्हें बड़ा राजकुमार और छोटा राजकुमार कहा जाता था। राजा और रानी की अचानक मृत्यु हो गई थी, इसलिए सेनापति और मंत्रियों ने बड़े राजकुमार को एक स्वर्ण सिंहासन पर बिठाया था और उन्हें ताज पहनाया। उनकी रोजेट नाम की एक सुंदर बहन थी जिसके बहुत सुंदर सुनहरी बाल थे, लेकिन उसे देखने वाला और प्यार करने वाला कोई नहीं था। अब जबकि हम बड़े हैं,
ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी बहन के लिए वर ढूंढे। तो दोनों भाई अपनी बहन के पास ये सवाल पूछने गए कि किस तरह के इंसान से वो शादी करना चाहती है। राजकुमारी रोजेट एक महत्वाकांक्षी महिला थी। जब उन्होंने उससे पूछा तो उसने कहा, मैं घोषणा करती हूँ कि मैं मोर राजा के अलावा किसी और से शादी नहीं करूँगी। लेकिन छोटी बहन, हम मोर के राजा को कहाँ पाएंगे? ये तो आप पर निर्भर है छोटे राजकुमार, कभी किसी और से शादी नहीं करूँगी। राजा और राजकुमार ने विचार किया कि वो इस तरह की उपाधि वाले राजा को कैसे खोजेंगे, मोरों का राजा। इसीलिए उन्होंने राजकुमारी का एक चित्र बनवाया जो उनके जैसा ही लग रहा था। क्योंकि तुम मोर के राजा के अलावा किसी और से शादी नहीं करोगे, हम उसे खोजने के लिए एक साथ जंगल की दुनिया में जा रहे हैं। तो अब तुम्हें हमारे राज्य की अच्छी देखभाल करना। भाइयों, मेरी वजह से परेशानी उठाने के लिए धन्यवाद। मैं राज्य की देखभाल करने का वादा करती हूँ। राजा और राजकुमार महल से निकल पड़े और वो आगे बढ़ते गए, इतनी दूर कि जहाँ कोई नहीं गया था। और उन्होंने बीच में मिलने वाले सभी से पूछा, क्या आप मोरों के राजा को जानते हैं? लेकिन हमेशा जवाब ना था। अंत में उन्हें दूर से मोर के रोने की आवाज सुनाई दी, इसीलिए वो आगे की ओर चल पड़े। जैसे जैसे पक्षियों की चीख पुकार बढ़ती गई, उन्होंने जाना कि उनके चारों ओर मोर हैं। सड़क के दोनों किनारों पर और हरे भरे पेड़ों पर भी। सड़क उन्हें एक ऐसे शहर की तरफ ले गई जहाँ उन्हें महिला और पुरुष मोर के पंखों के कपड़ों में दिखाई देने लगे। उन्होंने जल्द ही राजा को देखा जो शक्तिशाली मोरों द्वारा खींची गई एक सुंदर छोटी गाड़ी में घूम रहा था। और ये देखकर राजा राजकुमार बहुत प्रसन्न हुए। निश्चित रूप से ये मोरों का राजा होगा, चलो उसके साथ बात करते हैं। आप दोनों दूसरी जगह के दिखते हो, कौन है? साहब, मेरा भाई आपकी तरह एक राजा है और मैं एक राजकुमार हूँ। ये हमारी बहन राजकुमारी रोसेट का चित्र है। हम बहुत दूर से आए हैं ये पूछने के लिए कि क्या आप उससे शादी करना चाहोगे? क्या उसका दिल उसके बालों की तरह सुनहरा और सुंदर है? वो उससे 100 गुना अच्छी है महाराज। बहुत अच्छा, मैं उससे शादी कर लूंगा, लेकिन ये चेतावनी है कि उसका दिल उसके बालों की तरह सुनहरा और सुंदर नहीं है तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। हम निश्चित रूप से सहमत हैं। बहुत अच्छा, राज्य के अतिथि कक्ष में आपका स्वागत है। जल्द ही रोजेट को अपने भाइयों का एक पत्र मिला जिसमें लिखा था कि मोर राजा मिल गए हैं और उन्हें जल्दी से जल्दी आना होगा उनके पास। सौभाग्य से उसमें एक नक्शा भी था और फिर वो एक लंबी यात्रा के लिए निकल पड़ी जिसमें उसका नौकर, उसकी दासी और दासी की बेटी भी थी। उन्होंने नाव ली और समुद्र में चल पड़े। लेकिन जब रोजेट सो गई तो दुष्ट दासी ने नौकर से कहा, क्या अपनी किस्मत चमकाओगे? निश्चित रूप से मैं करता हूँ। राजकुमारी को समुद्र में फेंकने में मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें सोने के सिक्के दूंगी तब, और मैं उसके सुंदर वस्त्र अपनी बेटी को पहना दूंगी और फिर मोर राजा के पास लेकर जाएंगे उसे। सोने के सिक्कों को प्राप्त करने के विचार से नौकर आश्वस्त हो गया और वो मान गया। दुष्ट दासी, नौकर और उसकी बेटी ने राजकुमारी का बिस्तर उठाया और उसे समुद्र में फेंक दिया। सौभाग्य से राजकुमारी का बिस्तर पूरी तरह ऐसे पंखों से भरा हुआ था जो बहुत ही दुर्लभ और हल्के थे और ये पानी पर तैरने लगा। तो रोजेट बस सोती रही जैसे वो एक नाव पर हो। अंत में वो जागी तो उसने अपने चारों तरफ मछलियां देखी जो राजकुमारी के बिस्तर के चारों तरफ थीं। दुष्ट दासी और सेवक काफी दूर तक जा चुके थे। वही नाव पर दासी की बेटी को रोजेट की सबसे सुंदर पोशाकों को पहनने में देर न लगी। उनकी नाव अब मोर राजा के राज्य के तट पर पहुंच चुकी थी और जब उसने नाव से कदम बाहर रखा तो मोरों के राजा द्वारा भेजे गए नौकरों ने उसे देखा। वो बहुत हैरान हुए। मेरे लिए कुछ खाने को लाओ, नहीं तो मैं अभी तुम्हारा सिर काट दूंगी। उसके सुनहरे बाल ही नहीं बल्कि वो दुष्ट भी है। नौकर की बेटी अपनी गाड़ी में गर्व से बैठी थी क्योंकि वो एक रानी की तरह बनने की कोशिश कर रही थी। उसने मिलने वाले व्यक्तियों को मारा
और इन सब के बीच ही रोजेट मछुआरों के द्वारा मोरों के राज्य के किनारे पर पहुंच गई। बहुत धन्यवाद मेरे मछली पकड़ने वाले दोस्तों। इसी बीच गाड़ी और बारात महल में पहुंच गई, जहां मोर का राजा राजकुमारी के स्वागत के लिए रोजेट के भाइयों की तरह ही प्रतीक्षा कर रहा था। झूठी रानी ने गाड़ी से बाहर कदम रखा और पास के एक मोर को लात मार दी। मयूर राजा ने ये देखा और तुरंत बड़े राजकुमार और छोटे राजकुमार की तरफ देखा। क्या आप अपने आप को राजा और राजकुमार कहते हैं, लेकिन चाल चलने की हिम्मत की? आपकी बहन के सुनहरे बाल नहीं है और वो दयालु नहीं है। क्या आप सोचते हैं कि मैं इस बुरे दिल वाली से शादी करूं? परंतु नहीं महाराज, ये हमारी बहन नहीं है। पहरेदारों, उन्हें और उसकी बहन को फांसी के लिए तैयार करो। ठहरिए। रोजेट राजा के सामने घुटने टेक देती है। ओह राजा, मैं हूँ असली राजकुमारी। वो लड़की मेरी दासी की बेटी है। राजा चौंक गया और रोजेट ने उसे सब कुछ बता दिया। पहरेदारों ने नौकर और उसकी बेटी को पकड़ लिया और उन्हें रस्सियों से बांधकर समुद्र में फेंक दिया। तो पहरेदारों ने वैसा ही किया जैसा मयूर राजा ने कहा। उन्होंने भाइयों को छोड़ दिया और दुष्ट दासी और उसकी बेटी को बांध लिया और रोजेट को आगे बढ़ने दिया। हे राजा, उनके लालच के लिए क्षमा करें। मोर का राजा रोजेट की दयालुता से बहुत प्रभावित हुआ और वो मुस्कुराया। आपके बाल ही नहीं, आपका दिल भी सुनहरा है। मैं बहुत प्रभावित हूँ। मोर के राजा ने उस महिला और उसकी बेटी को क्षमा कर दिया और फिर मोर के राजा ने राजा और राजकुमार की आवभगत की और फिर बड़ी भव्य शादी हुई और फिर वे सभी हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगे। कहानी समाप्त हुई।